हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो लगातार जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, इस बार का बजट हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार, साथ ही साथ देखेंगे हम लोग कुछ अन्य पुरस्कार देखेंगे और अन्य टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पक्का यहाँ से 2-4 प्रश्न लड़ेगा ही, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, आज का पहला टॉपिक है ये केंद्रीय बजट 2022-23। इसमें हम लोग टोटल नहीं देखेंगे, जितने महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया, ठीक है। यानी कि ये चौथी बार पेश किया है। देखिए, हमको ये बात याद रखनी है कि कौन सा बार पेश की है, तो ये चौथी बार पेश की है। उसके बाद देखिए 22-23 यानी के लिए कुल बजट का आकार हमको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पीला हम कर दिए हैं, ये हाईलाइट कर दिए हैं, 39.45 लाख करोड़ का है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार कितना है, तो 39.45 लाख करोड़ है। उसके बाद देखिए, इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत एट द रेट ऑफ 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये 4 प्राथमिकता बोलेगा कि अमृत काल यानी कि जैसे देखिए आज़ादी से लेके 100 साल तक का जो है, तो अभी हम लोग कितना 75वां साल मनाए हैं, तो ये 25 साल और बचा हुआ है। इसमें 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। ये 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सा है? पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, और चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। ये 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा? 4। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं बजट अनुमान 2021-22 में कितना था। तो ये आपका था 34.83 लाख करोड़। संशोधित अनुमान की बात यदि की जाए 21-22 का, तो ये 37.37 लाख करोड़। और 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय की बात यदि की जाए, तो ये 39.45 लाख करोड़ है। और 22-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां ये 22.84 लाख करोड़ है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात यदि की जाए, तो ये 10.68 लाख करोड़ और ये जीडीपी का 4.1% है। उसके बाद राजस्व घाटा की बात यदि की जाए, तो ये 9.90 लाख करोड़ है। और ये जीडीपी का, ये इंपॉर्टेंट बात है, जीडीपी का 3.8% है। राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 3.8%। और राजकोषीय घाटा कितना है? तो 16.61 यानी 61 लाख करोड़। और जीडीपी का ये कितना है? 6.4% है। और प्राथमिक घाटा 7.21 लाख करोड़, जीडीपी का 2.8% है। ये 3 चीज़ें जरूर पूछने की संभावना होती है। उसके बाद देखिएगा, बजट से और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना? तो 9.27% रहने का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसका नन ऑफ दीज आप मार दीजिएगा, यानी कि आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि डिजिटल करेंसी या जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, कि इनकम पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र 1% कर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा।
कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। उसके बाद देखिए गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% कर दिया गया है। आरबीआई द्वारा जल्द ही डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। आप इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं, दमनगंगा पिंजाल, उसके बाद है पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी पर बात की गई है। ठीक है। केन बेतवा लिंक के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया है। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक योजना लाई जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीएम डिवाइन योजना जो है ये किसके लिए? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2022-23 में पीपीपी मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ये किस प्रारूप पर? पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। उसके बाद देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। मैं पीएम गति शक्ति के बारे में बता दूं। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक हैं, जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना। ये अभी आपको पूछा जा सकता है पीएम गति शक्ति के लिए कितने कारक हैं? तो 7 कारक हैं, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा। उसके बाद देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा, यानी इसी साल से 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। ये तो श्योर कहीं ना कहीं पूछेगा ही। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। कितने ट्रेनों का नए वंदे भारत? 400। ठीक है। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ माइलेट्स के रूप में घोषित किया जाएगा। बाजरे का वर्ष, ठीक है, 2023 को घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2022-23 के नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा और भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक गलियारे वाले किसानों की ज़मीन पर ध्यान दिया जाएगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन, हाल ही में 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय परियोजना के तहत, भारत नेट परियोजना के तहत गाँव में ऑप्टिकल फाइबर, देखिए गांव में ऑप्टिकल फाइबर किस योजना के तहत बिछाया जाएगा? तो भारत नेट परियोजना के तहत। उसके बाद ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। आप इतनी सारी बातें बजट के तहत जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है। बस आज के वीडियो में हम बजट ही देखें। उसके बाद देखिए एक टॉपिक और देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। ये यूएस और ये डेविड जूलियस कहाँ के हैं? यूएसए के।
और ये लेबनान के हैं। ये किसके लिए दिया गया है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु दिया गया है। भौतिकी के लिए 3 आदमी को दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। भौतिकी के लिए कितना? चिकित्सा के लिए देखिए 2, और भौतिकी के लिए स्यूकुरो मानेबे ये जापान के हैं, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के हैं, जियोर्जियो पारिसी ये इटली के हैं। ये पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए दिया गया है। उसके बाद रसायन शास्त्र के लिए 2 आदमी को दिया गया है। ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया, यूके के हैं, और सम्मित आर्गेनो कैटेलिसिस के विकास के लिए दिया गया है। शांति के लिए 2 आदमी को दिया गया है। ये मारिया रेसा जो फिलीपींस के हैं, दिमित्री मुरातोव रूस के हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में भी 3 आदमी को दिया गया है। डेविड कार्ड ये कनाडा के हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए के हैं, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस ये नीदरलैंड के हैं। ये श्रम शास्त्र में योगदान हेतु कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु दिया गया है। साहित्य के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को दिया गया है। ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। प्रमुख उपन्यास पैराडाइज है। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी पैठ के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आप देखेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।